और बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे प्रधानमंत्री, साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज राजकोट भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, जब कल शाम प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे, राजकोट पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सोमनाथ पहुंचे। यहां पर भव्यता के साथ उनका जो स्वागत है वो किया गया। रोड शो में भी उन्होंने हिस्सा लिया। रोड शो कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, जब लोगों से मिल रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उत्साह नजर आ रहा था लोगों में और दोनों ही तरफ सड़क के जो किनारे हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तो 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज का प्रधानमंत्री का, वो हम आपको बता दें। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। आज सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा का भी कार्यक्रम है। दर्शन करेंगे सोमनाथ में और सोमनाथ में ही जनसभा को संबोधित करने का भी प्रोग्राम है। राजकोट और अहमदाबाद भी जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 के बचे हुए हिस्से का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल भव्य नजारा देखने को मिला है। शनिवार की शाम जब वो राजकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे, तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां पर उन्होंने रोड शो किया, सोमनाथ मंदिर पहुंचे, सोमेश्वर महादेव की महाआरती में शामिल भी हुए। 72 घंटे चलने वाले ओम जाप में शामिल होकर उन्होंने भी ओम जाप किया है। तो सोमनाथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो किया और सोमनाथ मंदिर में 72 घंटे तक चलने वाले ओम मंत्र जाप में हिस्सा लिया और उसके बाद सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी की। और ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल का दिन था, किस प्रकार से वो सोमनाथ पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, ओंकार मंत्र का जाप भी उन्होंने किया। 72 घंटे चलने वाले ओंकार जाप में शामिल होकर उन्होंने भी ओम जाप किया। हाथ में त्रिशूल लिए प्रधानमंत्री नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री की भक्ति नजर आ रही है इन तस्वीरों में। हर हर महादेव की गूंज पूरे सोमनाथ मंदिर के परिसर में गूंजती हुई सुनाई थी। समंदर किनारे ड्रोन शो हुआ, पीएम मोदी का भव्य रोड शो, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। और इस ड्रोन शो के माध्यम से अलग अलग जो आकृतियां हैं वो भी प्रस्तुत की गई हैं, जिससे जो नजारा है सोमनाथ मंदिर का और भी ज्यादा भव्य शाम में नजर आ रहा था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो शनिवार को सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और ओंकार मंत्र का जाप भी किया। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर सोमनाथ मंदिर पहुंचे, लोगों ने बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पीएम को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भीड़ मौजूद थी। इसमें कई लोग कई किलोमीटर दूर से पीएम को देखने पहुंचे थे। रोड शो के बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी माथे पर तिलक और हाथ में त्रिशूल लिए नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी सोमेश्वर महादेव की महाआरती में शामिल हुए। पीएम मोदी ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए, पूजा अर्चना भी की। 72 घंटे चलने वाले ओंकार मंत्र का जाप भी किया। इस दौरान सोमनाथ मंदिर सतरंगी लाइटों से जगमगाता नजर आया। इसी बीच अरब सागर के तट पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3000 ड्रोन की मदद से आसमान में अद्भुत आकृतियां बनाई गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। ड्रोन शो के दौरान त्रिशूल, ओम, भगवान शिव का तांडव, वीर हमीर जी अहिल्याबाई होलकर सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण का दृश्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृतियां दिखाई गई। इस ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के इतिहास को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ इस ड्रोन शो का आनंद लिया। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने सोमनाथ मंदिर के अनुभव को साझा किया। बता दें कि सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर हो रहे इस कार्यक्रम को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया गया है। और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है और उत्तराखंड बंद के ऐलान के बाद संगठन बंट गए हैं। 2 धड़ों में संगठन बटे हुए नजर आ रहे हैं। बंद के समर्थन से
व्यापारी संगठन पीछे हट गया है। सीबीआई जांच के बाद व्यापारी संगठन ने अपना फैसला बदल दिया है। जब सरकार ने ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है तो ऐसे में बंद को कहीं ना कहीं यहां पर जो समर्थन है वो व्यापारी संगठन का मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। संगठनों के बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने हालांकि सतर्कता बरती हुई है। बंद के ऐलान को लेकर कई जगहों पर इस वक्त पुलिस की तैनाती है। लोगों से अपील की जा रही है कि भड़काऊ पोस्ट ना करें, साथ ही एक जगह पर ज्यादा संख्या में भी इकट्ठा ना हो और शांति बनाए रखने की भी अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। यहां पर संगठन अब दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक संगठन ये कह रहा है कि न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच की सिफारिश भले हो गई है लेकिन कुछ लोगों के अभी भी नाम है जिनको इस एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार की तरफ से की गई तो यहां पर जो बंद के आह्वान से व्यापारी संगठन है वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश खान जुड़ गए हैं। दानिश, आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है लेकिन इस पर ही दो संगठन बटे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या तैयारियां हैं और साथ ही व्यापारी संगठन का क्या कहना है इस पूरे आह्वान को लेकर? देखिए, मैं बता दूं, सीबीआई जांच को लेकर के मांग थी जिसको लेकर के सरकार ने संस्तुति कर दी। उसके बाद जो व्यापारी संगठन है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बंद का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जब सरकार ने सीबीआई की जो मांग थी हमारी वो पूरी कर दी है तो उसके बाद बंद को लेकर के तमाम जो व्यापारी संगठन है उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिए हैं। लेकिन कुछ दूसरे संगठन हैं जो इस बंद को कारगर करने में लगे हुए हैं। आज साप्ताहिक बंद भी है तो देहरादून की जितने भी तमाम संस्थान उनसे अधिकांश वैसे भी बंद रहते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने साफ तौर पे कहा है, देहरादून पुलिस ने और एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी संस्थान अगर जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश करता है या किसी प्रकार का उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बंद सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से व्यापारी संगठनों ने अपने कदम पीछे खींचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सरकार ने सीबीआई की जो जांच है उसकी संस्तुति कर दी है, उसके बाद इस बंद को लेकर के तमाम जो व्यापारी संगठन हैं उन्होंने साफ तौर पे इस बंद को अपनाने से मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की यहाँ पर जो सतर्कता है वो फिलहाल नजर आ रही है। दानिश, क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पुलिस की तरफ से और क्या एहतियात बरतते हुए कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस की भी तरफ से? देखिए, पुलिस की तरफ से तमाम जो बाजार हैं देहरादून के और तमाम बात करें उत्तराखंड के जितने भी बाजार हैं उसमें पुलिस की तैनाती की गई है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी संस्थान, कोई भी संगठन या उसके व्यक्ति जाकर के जबरदस्ती बंद ना कराएं। कोई अपने मन से बंद करता है अपना संस्थान तो उसको लेकर के पुलिस कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सख्ती करता है किसी के साथ या बंद कराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी उत्तराखंड पुलिस ने कही है। दानिश, एक बात और, जो दूसरे संगठन हैं जो कि इस बंद के आह्वान पर अड़े हुए हैं उनकी क्या मांग है? क्योंकि अब तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है लेकिन उनकी दूसरी मांगे क्या है? क्योंकि लगातार ये सामने आ रहा था कि किसी वीआईपी के नाम का भी यहाँ पर खुलासा होना है, उसका भी नाम दर्ज किया जाना था, लेकिन उसको लेकर लगातार लोगों में असंतुष्टि देखने को मिली है। देखिए, तमाम जो संगठन है उनका कहना है कि सीबीआई जांच के साथ उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के संरक्षण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी जानकारी में जांच होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। और कई उनकी और अन्य मांगे हैं जिसको लेकर के सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। अभी सीबीआई इस केस को अपने हाथ में टेक ओवर करेगी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसी जज के संरक्षण में ये जांच होगी या क्या होगा। लेकिन ये संगठन लगातार कई और मांगे भी कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक, इसको लेकर के तमाम जो व्यापारी संगठन है उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। ठीक, दानिश, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है। 2022 में यह मामला हुआ, 2025 का पूरा साल निकल जाता है, 2026 की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। अब जाकर सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी तो और क्या खुलासे होते हैं इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। वो वनतारा रिजॉर्ट में आखिर क्या चल रहा था, अनैतिक देह व्यापार में आखिर कौन कौन लिप्त है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक अब तक क्यों नहीं की गई और बिना किसी महिला की उपस्थिति में मेडिकल आखिर क्यों करवा दिया गया, दोस्त पुष्प को जो लिखी गई चैट है उसमें क्या कुछ था। तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है। पुरुलिया से लौटते वक्त शुभेंदु अधिकारी की कार पर अटैक किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगाया है। पुलिस के सामने मुझ पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, ये शुभेंदु अधिकारी ने बड़े आरोप लगाए हैं। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी थाने पहुंचते हैं और चंद्रकोना थाने में 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। यहां पर गंभीर आरोप ममता सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर और टीएमसी के गुंडों पर लगाया गया है। शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि टीएमसी के गुंडों के द्वारा उनके ऊपर ये हमला करवाया गया है। पूरी योजना बनाकर यह हमला किया गया। दरअसल पुरुलिया में एक कार्यक्रम करके वापस शुभेंदु अधिकारी लौट रहे थे और उनके काफिले पर, उनकी कार पर यह हमला किया गया। और इसके बाद रात को उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया, पूरी जानकारी साझा की। सीधे वो थाने की तरफ निकले और चंद्रकोना थाने में उन्होंने 5 घंटे तक धरना दिया है। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। शुभेंदु अधिकारी की माने तो उन्हें पेट्रोल, केरोसिन और लाठी डंडे से मार डालने की तैयारी थी। अधिकारी का दावा है कि उनके काफिले की 2 कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ममता पुलिस और गुंडा, इनका मिला भगत। स्टेट का पुलिस मिनिस्टर खुद क्रिमिनल है, ईडी के ऊपर हमला करता है, फाइल चोरी करता है। उनका आदमी तो गुंडा ही होगा। इसको सबक सिखाने का काम बंगाल का आम जनता करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दावा किया है कि वो जब पुरुलिया से लौट रहे थे तभी रास्ते में टीएमसी समर्थित असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। अधिकारी ने आरोप लगाया कि उन पर यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 5 घंटे तक धरना दिया। शुभेंदु अधिकारी की मांग है कि हमले में शामिल लोगों की तत्काल पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। बता दें कि इस घटना से एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है। अगर वो इसका जवाब नहीं देती हैं, तो वो अदालत का रुख करेंगे। दरअसल ये नोटिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिए उस बयान के बाद भेजा गया था, जिसमें ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अवैध कोयला कारोबार का पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुँचता है। लेकिन अब जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल का सियासी पारा और ज्यादा गर्मा गया है। और एक बड़ी खबर बिहार से आपको दिखा दें, जहां पर बिहार के हाजीपुर में कंबल वितरण के दौरान लूट मच गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कंबल बांटने के लिए पहुंचे थे। मौके पर भारी संख्या में लोग जुटे, भारी भीड़ ने कंबल लूट ली। अफरा तफरी देखते हुए यहां पर चिराग मौके से बाहर निकल गए। कार्यक्रम को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल कई जरूरतमंदों को कंबल बांटने के लिए पहुंचे थे चिराग पासवान, लेकिन इस लूट के चक्कर में, भारी भीड़ के चक्कर में कई लोगों को कंबल नहीं मिल पाए। कंबल ना मिलने पर लोगों का गुस्सा भी फूटा, क्योंकि कई लोग यहां पर अपने साथ 2-2 कंबलों को लेकर निकल गए। लूट यहां पर मच गई। बिहार के हाजीपुर में कंबल वितरण करने के लिए चिराग पासवान पहुंचे थे, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर आ जाती है और उसके बाद कंबल वाली जो लूट है वो देखने को मिली। हालात ऐसे हो गए कि चिराग पासवान की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। चिराग कुछ ही लोगों को कंबल बांट पाए और जब लगा कि भीड़ कुछ ज्यादा ही आ गई है, तो चिराग तुरंत ही कार्यक्रम से निकल गए। जैसे ही चिराग पासवान कार्यक्रम से निकले, कंबल की लूट मच गई। जिसके हाथ जितने कंबल आए, लूट लिए गए। छीन रहा है लोग, छीनते हुए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे छीन रहा है लोग। बताया जा रहा है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि चिराग पासवान कंबल बांटने वाले हैं, लोग बड़ी संख्या में आ गए। जिन लोगों को कंबल नहीं मिला, उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बीजेपी विधायक अवधेश को घेर लिया। दरअसल लोगों की शिकायत थी कि वो कई घंटों से लाइन में लगे थे, लेकिन बिना कंबल के घर लौटना पड़ा। इधर बैठे हुए हैं तो बुलाए उनको, तो कमर देना चाहिए ना, नहीं दिए। 10 गो बांट दिए, चल दिए। कम्बल बांटे नहीं बांटे, हमरा कुरियन के खाली जमन किन के दे देते, जमन किए देते वोट गिरा भैया, फिर तक अपना हाथ से सब गोटा के कमर दे आ तब माने कि अपना माने कि ओने खड़ा होके सबके दे देलथी आ भाग के। आ सारा नेता के गलती है जब बांट देलकै कि सारा लूटवा दे। वही कंबल वितरण कार्यक्रम में मची लूट और लोगों की शिकायत के बाद चिराग पासवान की पार्टी ने माना कि ज्यादा भीड़ आने से व्यवस्था फेल हो गई। कई लोग तो 2-2 कंबल ले गए, लेकिन किसी को एक भी नहीं मिला। आदमी 2-2 कंबल लेके चले गए और जो आदमी को भी मिलना चाहिए उनको भी कुछ आदमी को सही ढंग से नहीं मिल पाया।
लेकिन सवाल यह है कि व्यवस्था कैसे फेल हुई, क्योंकि भीड़ को ठीक से मैनेज नहीं किया गया। ऐसे में कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मंदिर में घुसकर भगवान के आभूषण तक चुराने लगे हैं। ऐसे ही एक चोरी की वारदात झांसी में देखने को मिली है, जहां चोर ने मंदिर में घुसकर स्थापित मूर्तियों पर चढ़ाए गए आभूषण चुरा लिए। चोरी की यह वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चोर हुड पहने हुए बिना जूते उतारे मंदिर में घुसता है और एक एक कर सभी मूर्तियों के वस्त्रों को हटाता है और मूर्तियों पर चढ़ाए गए आभूषणों को उतार लेता है, और किसी को शक ना हो इसलिए बाद में मूर्तियों को वस्त्रों से भी ढक देता है। चोर इस चोरी की वारदात को इतने आराम से अंजाम देता है जैसे मानो उसे किसी का कोई डर ना हो। चोरी की यह वारदात झांसी के मढ़ा माता मंदिर में हुई है। जब सुबह लोगों को इस बारे में पता चला तो उनका पारा चढ़ गया। वहीं मंदिर के प्रशासन की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां पर बुजुर्ग एनआरआई दंपति से करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी आईपीएस बनकर दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया गया। 2 हफ्ते तक ठगों के शिकंजे में रहे बुजुर्ग दंपति 8 किस्तों में 14 करोड़ से ज्यादा की रकम ठगी है। आरटीजीएस के जरिए ठगों ने पैसे ट्रांसफर करा लिए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो डिजिटल अरेस्ट का एक और सनसनीखेज मामला ये सामने आया है। दिल्ली में बुजुर्ग एनआरआई दंपति से करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर दंपति को डिजिटल अरेस्ट पहले किया गया और 2 हफ्ते तक ठगों के चंगुल में शिकंजे में फंसे रहे बुजुर्ग दंपति 8 किस्तों में 14 करोड़ से ज्यादा की रकम ठगी है। आरटीजीएस के जरिए ठगों ने अपने अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करवा लिया। दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जब दंपति को एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ी ठगी हुई है तो उन्होंने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। तो वहीं हैदराबाद के दिलसुख नगर में युवाओं का हल्ला बोल देखने को मिला। जॉब कैलेंडर में देरी के विरोध में सड़कों पर बेरोजगार युवा उतरे और जमकर यहां पर नारेबाजी भी की गई, प्रदर्शन भी किया गया। हल्ला बोल युवाओं ने कर दिया। पुलिस ने युवाओं के हॉस्टल्स की घेराबंदी कर दी। हॉस्टल वाले इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तेलंगाना सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है और अब हॉस्टल के बाहर पुलिस की कड़ी निगरानी है, पुलिस की तैनाती है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हैदराबाद के दिलसुख नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर युवाओं ने हल्ला बोल दिया। जॉब कैलेंडर में देरी के विरोध में सड़कों पर बेरोजगार उतरे और प्रदर्शनकारी युवाओं का यही कहना है कि जो नौकरी देने का वादा किया गया था, जो वादे सरकार ने तेलंगाना की किए थे, वो वादों से सरकार पीछे हट रही है। प्रदर्शन करने वालों में सबसे ज्यादा वो लड़कियां हैं जिनका कहना है कि उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन उन्हें सड़कों पर लाठियां और गिरफ्तारियां मिल रही हैं। మా పేరెంట్స్ మా సంతోషం కోసమని వీళ్ళ రేపు భవిష్యత్తు వీళ్ళు మంచిగా ఉండాలి, రేపు మా లెక్క వీళ్ళు కావద్దని। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें हॉस्टल से बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा है और इलाके में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन और आसपास की लाइब्रेरी के पास स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जबकि छात्रों का दावा है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने के लिए हॉस्टल्स के बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। दरअसल चुनाव के वक्त जिस नौकरी का वादा कांग्रेस ने तेलंगाना में किया था, अब उसी को लेकर वो युवाओं के निशाने पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले में उस वक्त बड़ी चूक हो गई जब एक गाय डिप्टी सीएम के काफिले की कार से टकरा गई। दरअसल बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड से डिप्टी सीएम का काफिला एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। तभी बजरंग ढाबे के पास अचानक उनके काफिले के सामने एक गाय आ गई। गाय थी गाय और डिप्टी सीएम की कार से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जोर से आवाज आई। डिप्टी सीएम की गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई, जिससे पूरा काफिला बीच सड़क पर रुक गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए, कोई अनहोनी नहीं हुई। सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने तुरंत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक गाड़ी बदलकर उन्हें एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। लेकिन इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।
और आइए बात करेंगे दिल्ली की, जहां के त्रिलोकपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में आग लग गई, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। जिस घर में आग लगी वो त्रिलोकपुरी की एक संकरी गली में मौजूद था, जहां आसपास घर एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे आग के दूसरे घरों में फैलने का खतरा था। लेकिन जैसे ही आग की खबर मिली, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गई। हालांकि संकरी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में खासी दिक्कत आई, क्योंकि आग शाम 7:20 पर लगी, जिसे काबू करने में फायर ब्रिगेड को रात के करीब 9:30 बज गए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते आग बुझ गई और हताहत कोई नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा सारा सामान जल गया। एक बड़ी खबर मिल रही है वेनेजुएला को लेकर। ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को धन्यवाद दिया है। बंदियों को रिहा करने पर खुशी व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उन्होंने ये जानकारी साझा की है और खुशी व्यक्त की है बंदियों को रिहा करने पर। कहा है कि मेरे एक्शन से ही बंदियों को रिहाई मिली है। उम्मीद है कि वो लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे। तो वेनेजुएला हैज स्टार्टेड द प्रोसेस। उन्होंने लिखा है कि ये पूरा जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हुई है मेरे एक्शन के बाद। मैंने एक्शन लिया, उसके बाद ही वेनेजुएला की सरकार ने जो ये फैसला है वो लिया है। और वेनेजुएला की सरकार को, जो अंतरिम सरकार है, उसको धन्यवाद देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। खुशी व्यक्त की है उन्होंने और कहा है कि मेरे एक्शन से ही बंदियों को रिहाई मिली है। उम्मीद है कि वो लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सूरत की, जहां पर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भोपाल के कुख्यात अपराधी राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत को गिरफ्तार किया है। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में सूरत पहुंचा था। सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े इस कुख्यात आरोपी का नाम राजू ईरानी उर्फ आबिद अली उर्फ रहमान डकैत है, जो 20 साल से देश भर की पुलिस की नाक में दम किए हुआ था। में काफी राज खुले। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी भोपाल में ईरानी डेरा का मुख्य सूत्रधार है। उसके हाथ के नीचे अलग अलग 6 से ज्यादा गैंग कार्यरत हैं, जो भारत के अलग अलग 14 से ज्यादा राज्यों में एक्टिव है। आरोप है कि ये नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर तो कभी साधुओं और कावड़ियों के भेष में लूटपाट, लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश और मकोका जैसे कड़े कानूनों के तहत होने वाले अपराधों में पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन जब सूरत क्राइम ब्रांच को अपने खुफिया तंत्र से इसकी सूरत में आने की खबर मिली, तो क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर इस कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कोई गोली चलाए क्राइम ब्रांच ने इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है, जिससे देश भर में फैले इस खतरनाक गैंग की कमर टूट गई है और कई सालों से अनसुलझे क्राइम के रहस्यों को सुलझाना शुरू हो गया है। हरियाणा के नूह से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो आया है सामने, जिसमें हादसे के तुरंत बाद युवक खड़ा हो जाता है और फिर अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है। लेकिन ये हादसा जिसने भी देखा वो चौंक गया। तेज रफ्तार बाइक अचानक सड़क पर फिसल गई और करीब 100 फीट तक घसीटते हुए गई। 8 सेकंड का वीडियो डराने वाला है, लेकिन इस हादसे में चमत्कार हो गया। जिस रफ्तार से बाइक सड़क पर गिरी, ऐसे में युवक को गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइक गिरने के बाद युवक कुछ दूरी तक बाइक के साथ घसीटते हुए गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में दोनों अलग हो गए। बाइक तेजी से आगे चली गई और युवक पीछे छूट गया। हादसे के बाद वो तुरंत खड़ा हो गया और अपनी बाइक की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसे मामूली चोट आई थी। ये वीडियो 8 जनवरी का है। नूह मेवात के छारोड़ा गांव के बस स्टैंड के पास युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से सड़क पर गिर गया। बताया जा रहा है कि बाइक के ब्रेक में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसीलिए बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। देखिए, रील बनाने का खुमार सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब नेताजी भी रील के लपेटे में आ गए हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और स्टिकर लगाकर खुलेआम स्टंट कर रहे नेताजी ने न अपनी जान की परवाह की और न ही जनता की। गाड़ी की खिड़की से आधे लटके नेताजी पूरे रास्ते भर फिल्मी स्टाइल में हाथ हिलाते नजर आए। बीजेपी नेता की ठसक का अंदाजा आप समर्थकों से भी लगा सकते हैं, जिन्होंने सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी। न ही सिर्फ हेलमेट लगाया, बाकायदा बाइक पर उचक उचक कर नेताजी के रील वाले वीडियो बनाए, वो अलग। मामला मुरादाबाद हाईवे का है। सड़क पर कई बार लंबा जाम भी लगा, लेकिन नेताजी का रसूख ऐसा था कि लोगों ने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। बहरहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई थी। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से कार पूरी तरह से बिखर गई।
तो वहीं लोहे की मजबूत रेलिंग भी टूट गई। जोरदार टक्कर की वजह से कार में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में करने की कोशिश की। थोड़ी देर में आग तो काबू हो गई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यह हादसा कन्नौज जिले के वीरभान नगला इलाके के पास हुआ। प्रयागराज नंबर की कार लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही थी। उसमें 3 युवक सवार थे। हादसे के बाद तीनों जलती कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में सीवर चौक होने और गंदे पानी से परेशान लोगों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं और पानी का बिल वसूलने पहुंचे कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जब पिएगा पानी कोई खत्म हो जाएगा तभी अधिकारी आएंगे चेक करने के लिए। सीवर के पानी घर के अंदर घुसे जा रहे हैं। हंगामे और बहते सीवर का ये वीडियो राजधानी के जलकल विभाग जोन 7 का है। दीनदयालपुरम मायावती कॉलोनी में ऐसे ही गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि पानी के टैक्स के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन न तो सीवर की सफाई की जाती है और न ही पीने के लिए साफ पानी मिलता है। अपनी बात सुनाने के लिए नाराज लोगों ने काफी देर तक पानी का बिल वसूलने गए कर्मचारियों को बंधक बनाए रखा। वहीं मेरठ के कपसाड़ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस अब हत्या और अपहरण की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच गई है। पिछले 2 दिन से मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस 10 टीमें बनाकर हत्या के आरोपी पारस सोम और लापता लड़की की तलाश में जुटी रही और बड़ी मशक्कत के बाद आखिर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस अति संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार किया है और अपहर्ता बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूरे मामले के बारे में पूछताछ कर रही है, तो वहीं लड़की के बयान को दर्ज कराने के लिए कभी भी कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली के सराय काले खां में घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। ठंड से भी लोगों की जो मुश्किलें वो बढ़ती जा रही है। ठंड और कोहरे की वजह से डबल अटैक दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली के सराय काले खां इलाके की बात करें तो यहाँ पर कोहरे की एक सफेद चादर आप देख सकते हैं। घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और दूसरी तरफ जो पारा है वो भी तेजी के साथ लुढ़का, जिसकी वजह से शीतलहर और कड़ाके की ठंड का सामना भी लोग कर रहे हैं।